प्रिय छात्राध्यापकों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे प्रकार से होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी टीचिंग लर्निंग सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन, यानी शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है, उसकी क्या सार्थकता है, जिसमें हमने बात की थी इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कैसे किया जाता है, किस लिए किया जाता है, किसके लिए इवैल्यूएशन महत्वपूर्ण है, छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है, प्राचार्य के लिए महत्वपूर्ण है, अभिभावक के लिए महत्वपूर्ण है, अर्थात जो भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं न कहीं सभी के लिए मूल्यांकन का उपयोग आवश्यक है या मूल्यांकन की जानकारी होना आवश्यक है। हमने साथ में यह भी देखा था कि किस प्रकार से मूल्यांकन और मूल्यांकन से ही मिलती जुलती चीज़ें, इसमें मापन और आकलन ये दो चीज़ें भी हैं। किस प्रकार से मूल्यांकन से ये भिन्न है, इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। आज जो आपका असेसमेंट कार्ड लर्निंग में सेकेंड यूनिट फर्स्ट यूनिट में सेकेंड टॉपिक है, वो है मेजर्स ऑफ स्केल्स, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, मापन की मापनी, इसी को लेवल्स ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं, इसी को स्केल या लेवल्स ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं, मापन के स्तर भी कहते हैं। बहुत सारे विद्वान बहुत सारे पुस्तकों में आपको ये भी मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज होने की बातें नहीं है, चीज़ें सेम है, चाहे आप स्केल्स ऑफ मेजरमेंट कहें चाहे लेवल्स ऑफ मेजरमेंट कहें। तो आज हम लोग इस पॉइंट पर बात करेंगे। इसके पहले इस पॉइंट पर बात करने के पहले चूँकि आपके सिलेबस में सिर्फ यही दिया है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की मीनिंग डिफिनीशन की बातें उसमें नहीं की गई हैं, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा उसके बारे में ही बताना उचित समझेंगे कि मेजरमेंट वास्तव में क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसके विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार से इसको परिभाषित किया है। इन सारी चीज़ों को बताते हुए हम स्केल्स ऑफ मेजरमेंट अथवा लेवल्स ऑफ मेजरमेंट बात करेंगे। जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड में दिख रहा है कि स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स कौन कौन से हैं, आपके सिलेबस में भी इनका नाम दिया है, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। हिंदी में इसको कहें तो नामिक मापनी, क्रमिक मापनी, अंतरित मापनी और अनुपातिक मापनी। तो एक एक करके हम क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे हम लोग इसको समझने। तो आइए हम लोग आज इस पर बात करना शुरू करते हैं। क्या है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, इन सारी चीज़ों पर आज हम लोग अपना दृष्टि डालते हैं और इस पर हम लोग बात भी करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जानिए मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट क्या है? हिंदी में इसको मापन कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन शब्द है और बहुत ही बार इसको प्रयोग करते हैं। आप कोई व्यक्ति दैनिक क्रियाकलाप में अक्सर मापन का प्रयोग करता है ना। आप किसी वस्तु विक्रेता के यहाँ कपड़ा खरीदने जाते हैं, लेने जाते हैं, तो आप कपड़ा को नाप कर देता है, इतने मीटर कपड़ा आपको चाहिए है ना, उतने मीटर ही नाप के देता है, वो भी मापन है। आप दूध वाले के यहाँ दूध लेने जाते हैं, उससे कहते हैं 1 लीटर चाहिए, आधे लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, वो भी आपको नाप के देता है।
बिजली के मीटर लगा होता है आपके घर में, उसका भी बिल आता है, यूनिट में चलता रहता है, वो भी मापन का ही उदाहरण है। और बाजार में आप सब्जी लाने जाते हैं तो जो भी चीज़ें आलू खरीद रहे हैं, गोभी खरीद रहे हैं, बैंगन खरीद रहे हैं, टमाटर खरीद रहे हैं या कोई अन्य सब्जी खरीद रहे हैं, तो आप उसको कितनी मात्रा आपको ज़रूरत होती है, आप सब्जी बेचने वाले से कहते हैं, वो आपको तौल करके देता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? मापन। ये सब क्या है? मापन। इसको आप एक सरल भाषा में समझ सकते हैं उदाहरण। ये सारी चीज़ें क्या है? मापन। इसे ही क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। तो मापन शब्द का प्रयोग इस तरीके से बहुत पहले से होता आ रहा है, बहुत प्राचीन समय से होता आ रहा है। कोई आज इसमें नई बातें नहीं है। हम दैनिक क्रियाकलाप में लोग अक्सर इसका प्रयोग करते हैं और इस तरीके से मापन के संबंध में हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कि एक जनरल प्रयोग हम लोग आम आदमी सभी आदमी इसका प्रयोग करते हैं। अब इस पर ये तो इसका एक सरल भाषा में हमने इसको बताया, एक आसान भाषा में इसको बताया। अब इस पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कैसे परिभाषित किया है, साहित्यिक शब्दों में भी इसको आप कह सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। क्योंकि अगर परीक्षा में आता है तो उसको डेफिनेशन भी आपको लिखनी होती है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए हम आपको कुछ परिभाषाएं भी बता दे रहे हैं, उसको भी आप सुन लीजिए, देख लीजिए कौन कौन सी हैं और क्या लोगों ने कहा। तो देखिए, इसकी जो प्रकृति होती है, ये इसकी प्रकृति अगर देखें तो मापन किए जाने वाले गुणों, उसकी विशेषताओं, उसकी प्रकृति के कारण जो शिक्षा शास्त्र आप देखें, एजुकेशन में, सोशोलॉजी में और साइकोलॉजी में, ये जैसे जो मानव व्यवहार से संबंधित शास्त्र हैं, विज्ञान हैं, इन विज्ञानों में प्रायः अगर हम देखें तो मापन के लिए कोई प्रमाणिक साधन नहीं है, प्रामाणिक साधनों का अभाव होता है। क्योंकि मानव को किसी प्रामाणिक साधन से आप नहीं नाप सकते हो, किसी की बुद्धि को आप तौल करके बता सकते हो कि मान लीजिए कि भला व्यक्ति 10 kg का है तो और उसकी बुद्धि कितनी है? 70 है, तो 70 के बुद्धि लब्धि के दो आदमी मिला दोगे तो 140 वाले बुद्धि लब्धि के बराबर हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मानव ह्यूमन है। तो जहाँ पे ह्यूमन बीइंग की चर्चा होगी, इसीलिए एजुकेशन, सोशोलॉजी और साइकोलॉजी में मापन के लिए कोई ऐसे प्रमाणिक साधन नहीं उपलब्ध है, प्रमाणिक साधन नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी निष्कर्ष निकल के आता है, एक अनुमान में होता है, एक लगभग में होता है। आप उसको एक्यूरेट ये नहीं कह सकते, नहीं इतना ही होना चाहिए, घटाओ भले कह सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट उसको नहीं कह सकते हैं यहाँ पे। तो अतः शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र में कोई भी ऐसे प्रमाणिक साधन नहीं है जो मापन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये भी प्रश्न बनता है, कई बार प्रश्न बनता है कि समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान में किस प्रकार की मापनी का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार की मापनी का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी मापनी का प्रयोग किया जाता है? आंतरिक मापनी, बहुत महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षा में पूछा गया, C-Tech में पूछा गया, S-Tech में पूछा गया। तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो वहाँ के लिए आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण। अब हम लोग मापन की कुछ परिभाषा देख लेते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक, वैसे बहुत सारी परिभाषाएं आपको किताबों में मिल जाएंगी, गाइड में मिल जाएंगी, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जो बहुत अच्छी परिभाषाएं हैं, उनको हम आपके समक्ष रख रहे हैं, आप सुन सकते हैं। और नोट्स में हमने भेजा है, नोट्स में वहाँ आप उसको बार बार पढ़ करके याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। आज हम उसको थोड़ा चर्चा करके उसको समझा देंगे। तो मापन की परिभाषा में एक जो हमें सबसे अच्छी लगी वो है रिचर्ड्स एच लिंडेमैन। रिचर्ड्स एच लिंडेमैन ये कुछ इस प्रकार से मापन को परिभाषित किया है। उन्होंने बताया कि मापन को किन्हीं मान्य नियमों, मापन को किन्हीं मान्य नियमों, कुछ जैसे नियम होते हैं, उस मान्य नियमों के अनुरूप, उस जो मान्य नियम हो उस नियम के अनुरूप व्यक्तियों अथवा वस्तुओं, व्यक्तियों
व्यक्ति भी हो सकता है अथवा वस्तु भी हो सकती है, के किसी समुच्चय, व्यक्ति और वस्तु के किसी समुच्चय, किसी समूह के प्रत्येक तत्व, इसमें बहुत सारे तत्व होंगे, तो प्रत्येक तत्व को अंकों के किसी समुच्चय से, अंकों का कोई समुच्चय है और समुच्चय से एक अंक आवंटित करना, एक अंक आवंटित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात इसको हम सरल भाषा में कह सकते हैं ऐसे ही कि मापन वह है जो किसी मान्य नियमों, निर्धारित नियमों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह के समुच्चय के प्रत्येक तत्व को किसी मान्य नियमों के सेट से, है ना, समुच्चय से, प्रत्येक तत्व को अंकों के किसी एक समुच्चय से एक अंक आवंटित करना, एक अंक उसको प्रदान करना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऐसा रिचर्ड एलेनमैन का कहना है, उन्होंने इस तरीके से, इसको इंग्लिश में भी कुछ ऐसे कह सकते हैं, आप सुन लीजिए। मेजरमेंट्स मे बी ऑफ डिफाइंड एज द assessment of one of a set of numbers to each of a set of persons or objects according to certain established rules। तो इस तरीके से इंग्लिश में भी इसको कह सकते हैं आप। फिर दूसरी परिभाषा है H.S. स्टीवेंसन के अनुसार, जिन्होंने इसकी खोज भी की थी। यहाँ पे नाम आ सकता है H.S. स्टीवेंसन, का पूरा नाम है स्टीव स्मिथ स्टीवेंसन, स्टीव स्मिथ स्टीवेंसन। इन्होंने मापन को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया। इनके अनुसार मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों, इनका भी कहना है कोई स्वीकार किए गए नियम होते हैं और उन नियमों, स्वीकृत नियमों के अनुसार, जो स्वीकृत नियम है उनके अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना। स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की क्या है, प्रक्रिया है। किसी मान्य नियमों के द्वारा वस्तुओं, व्यक्तियों को एक अंक प्रदान करने की प्रक्रिया ही मापन कहलाती है, ऐसा स्टीवेंसन ने कहा। इसको इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ assessing numbers to objects according to certain agreed rules। तो इस तरह से इसको इंग्लिश में भी बता सकते हैं, कह सकते हैं। एक परिभाषा और आपको बताना है, यहाँ पे अच्छा समझते हैं। ब्रैडफील्ड तथा मोरडॉक के अनुसार, ब्रैडफील्ड तथा मोरडॉक के अनुसार इन्होंने मापन को इस तरीके से परिभाषित किया कि मापन किसी घटना के विभिन्न आयामों को एक प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है ना। घटना के जो विभिन्न आयाम है उसको एक प्रतीक चिन्ह आवंटित करने की प्रक्रिया है, जिससे उस घटना की स्थिति का यथार्थ निर्धारण किया जा सके, उसकी स्थिति का यथार्थ निर्धारण किया जा सके। इसको इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं, मेजरमेंट्स इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग सिंबल्स डिमेंशंस ऑफ ए phenomena in order to characterize the status of the as personality as possible। तो इस तरीके से इसको इंग्लिश में परिभाषित कर सकते हैं। आप तीनों परिभाषाओं, आप देखें तीनों परिभाषाओं का अगर विश्लेषण करें, उसकी एनालिसिस करें, तो ये निकल के आ रहा है कि कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, समूह है, उसके जो भी समूह के सदस्य हैं, तत्व हैं, उनको किसी एक अंकों के सेट से, अंकों के समुच्चय से एक एक अंक प्रदान कर देना, आवंटित करने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को ही मापन कहा जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो देखेंगे तीनों परिभाषाओं में कहीं न कहीं चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अतः सारांशतः अगर हम देखें तो सारांश के रूप में यह कहा जा सकता है कि मापन कि किसी पूर्व निर्धारित या मान्य नियमों के आधार पर, कोई पूर्व निर्धारित हो या कुछ मान्य नियम है, उसके आधार पर व्यक्तियों या वस्तुओं के किसी समूह, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह होंगे, उन समूहों के आधार, उन समूहों के
आधार पर व्यक्तियों के किसी समूह के प्रत्येक सदस्य को, समूह के प्रत्येक सदस्य जो हैं, प्रत्येक तत्व जो हैं, प्रत्येक अवयव जो हैं, उनको अंक हो, कोई अंकों का सेट हो, कोई अक्षरों का सेट हो, कोई शब्दों या संकेतों का सेट हो, तो के किसी समूह से आप चाहे अंकों का सेट हो, शब्दों का, संकेतों का सेट हो, उनमें से समूह से एक अंक, अक्षर, शब्द या संकेत प्रदान करना ही मापन कहलाता है। आप समझ सकते हैं। तो हमें लगता है कि परिभाषा आप समझ गए होंगे कि मापन क्या है। अब मापन की प्रक्रिया में अगर हम देखें तो तीन मूलभूत जो चीज़ें हैं, तीन मूलभूत जो तत्व हैं, तीन मूलभूत जो बातें हैं, वो निकल करके सामने आती हैं प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट में। पहला क्या है? व्यक्तियों के किसी समूह का होना है। इसके लिए सबसे पहले यह जरूरत है, चाहे व्यक्तियों का कोई समूह हो या वस्तुओं का कोई समूह हो, वह जरूरी है। जैसे कि हमने वहाँ पे इवैल्यूएशन में, प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन में तीन बातें बताई थी। उद्देश्य होगा, फिर उसके लिए अधिगम क्रियाएं की जाएंगी और फिर व्यवहार परिवर्तन होगा। ऐसे यहाँ पे भी तीन मूलभूत बातें हैं। पहली चीज़ क्या है? व्यक्तियों का कोई समूह हो, वस्तुओं का कोई समुच्चय हो, और जिसके सदस्यों के किसी गुण अथवा विशेषता का मापन करना हो, है ना। व्यक्तियों का समूह हो, वस्तुओं का समूह हो, तो उसको किसी गुण या विशेषता के आधार पर उसका मापन करना है। सबसे पहली चीज तो यह होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है? अंकों को किसी समूह का होना, अंकों के किसी समूह का होना, शब्दों के किसी समूह का होना, संकेतों के किसी समूह का होना, जो संदर्भित गुण के प्रकार अथवा मात्रा की, जो गुण है उसके प्रकार है, उसकी मात्रा है, कि विभिन्न स्थितियों को अभिव्यक्त कर सके, व्यक्त कर सके, निरूपित कर सके। इसके दूसरे प्रोसेस है प्रक्रिया। तीसरा क्या है? व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों को उनके गुण विशेषता के आधार पर अंक प्रदान करने के लिए, उसके वस्तुओं को उसकी विशेषता गुण के आधार पर अंक प्रदान करने के लिए कोई पूर्व निर्धारित नियम या मान्य नियम होना चाहिए। कोई पूर्व निर्धारित नियम या मान्य नियम का होना आवश्यक है। तो तीनों चीजें होंगी तभी मापन की जो प्रक्रिया होगी वह होगी। इनमें से कोई भी एक नहीं होगा तो मापन की प्रक्रिया संभव नहीं होगी। अर्थात इसमें तीन चीजें होनी बहुत ही जरूरी है। तीन चीजें बहुत जरूरी है। पहला क्या है? पहला व्यक्तियों वस्तुओं का समूह होगा। फिर दूसरा क्या होगा? उसमें कोई अंक समूह होगा, कोई शब्द समूह होगा, कोई संकेत समूह होगा, जिससे उसको अंक प्रदान करना है। तीसरा कोई मान्य नियम होगा, इसके लिए पूर्व निर्धारित नियम होंगे। ये तीनों चीजें होंगी तभी इसकी जो प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट है वह संभव है। इसमें से कोई भी नहीं होगा तो संभव नहीं। तो इस तरीके से प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट में देखा कि तीन बातें क्या होना जरूरी है। कोई वस्तुओं, व्यक्तियों का एक समूह हो, फिर उसको निर्धारित करने के लिए कोई अंकों का समूह हो, शब्दों का समूह हो, संकेतों का समूह हो। फिर तीसरा चीज़ है उसको किसी पूर्व निर्धारित या मान्य नियमों के आधार पर आवंटित किया जाना। ये तीन चीज़ें जरूरी। आइए अब हम लोग चलते हैं मापन की मापनी है। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट क्या है? स्केल्स ऑफ मेजरमेंट क्या है? अब आप देखें कि मापन की मापनी या इसको मापन के स्तर भी कहा गया है। कई जगह आप देखेंगे मापन लेवल्स ऑफ मेजरमेंट्स, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। तो बातें वही हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट एक ही चीज़ है। मापन प्रक्रिया को उसकी विशेषताओं जैसे यथार्थता, प्रयुक्त इकाइयों, चरों की प्रकृति, परिणामों की प्रकृति आदि के आधार पर कुछ क्रमबद्ध प्रकारों में बांटा जा सकता है। इसको सर्टन स्टीवेंस ने यथार्थता के आधार पर चार तत्व बताए। इसको यथार्थता के आधार पर इसके चार तत्व बताए। किसने बताया? एस.एस. स्टीवेंसन ने। ये ध्यान में रखना है, कई बार परीक्षा पूछा गया है कि लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट कुछ चार प्रकार से किसने बताया था, किस विद्वान ने बताया? एस.एस. स्टीवेंसन ने, स्टीव स्मिथ स्टीवेंसन ने। ये आपको ध्यान देना।
तो ये 4 स्तर कौन कौन से हैं? पहला क्या है? पहला है नॉमिनल स्केल, दूसरा है क्रमिक मापनी, है ना, ऑर्डिनल स्केल, तीसरा है आंतरिक मापनी, इंटरवल स्केल, चौथा है आंतरिक मापनी रेशियो स्केल। यहाँ पे आप देखेंगे इन स्केलों में यहाँ पे जो पहला होता है नामिक मापनी, ये सबसे निम्न स्तर का होता है, सबसे ही निम्न स्तर की मापनी होती है। इसलिए सबसे निम्न स्तर की होती है क्योंकि इसमें कोई भी गणितीय संक्रिया का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जब कोई भी गणितीय संक्रिया का प्रयोग जहाँ पे नहीं किया जा सकता, करना संभव नहीं होता है, तो वह क्या होता है? बहुत ही निम्न स्तर का मापन कहा जाता है, बहुत ही निम्न स्तर का मापन इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे कोई भी गणितीय संक्रिया नहीं है, यहाँ पे कोई भी गणितीय संक्रिया संपन्न नहीं होती, ना तो जोड़ होता है, ना घटाव होता है, ना गुणा होता है, ना ऐसी कोई गणितीय संक्रिया यहाँ पे नहीं होती। इसलिए इसको सबसे निम्न स्तर का मापनी कहा जाता है। इसको सबसे बात ये भी देखिए कि यहाँ पे इनको इस क्रम में रखा है, एक क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। किसके क्रम में? बढ़ते क्रम में। किस बढ़ते क्रम में? इसकी स्तर को देखिए, है ना, स्तर। ये सबसे निम्न स्तर का है, इससे थोड़ा बड़ा स्तर इसका होता है, उससे बड़ा स्तर इसका होता है, सबसे बड़ा स्तर इसका होता है। ये इसलिए सबसे अच्छे या उच्च स्तर की होती है क्योंकि इसमें सारी गणितीय संक्रियाएं करना संभव होता है, गुणा, जोड़, घटाना, भाग, सारी गणितीय संक्रियाएं। इसलिए देखें तो बहुत ही उच्च स्तर की मापनी होती है। और इसमें परम शून्य बिंदु भी होता है ना, परम शून्य बिंदु भी होता है, इसलिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ऊपर से नीचे जैसे आप आएंगे वैसे वैसे उनका जो स्तर है वो बढ़ता जाएगा। ये सबसे निम्न स्तर, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये उससे ज़्यादा होता है, ये सबसे अधिक होता है। इसमें किसी भी कोई भी गणितीय संक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, यहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई गणितीय संक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे जोड़ घटाव गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाता है और यह शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान विषयों में इसका प्रयोग दायित्व से किया जाता है। और ये चौथा प्रातिक रेशियो है, यहाँ पे सारी गणितीय संक्रियाएं संपन्न की जाती हैं, इसलिए सबसे उच्च स्तर की मापनी कही जाती है, सबसे उच्च स्तर की मापनी इसको कहा जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मापनी के 4 प्रकार के होते हैं और 4 प्रकार से इनको जो बांटा गया है उसके स्तर की निम्नता और स्तर की उच्चता को निर्धारित करते हैं। आइए हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। पहला क्या है? पहला है नामिक मापनी, या इसको नॉमिनल स्केल्स इंग्लिश में कहते हैं। इन चारों मापनी पर किसी समूह के सदस्यों के गुणों या विशेषताओं का वर्णन किया जाता है और उन गुणों और विशेषताओं के आधार पर इन चारों मापनी पर किए गए मापन से प्राप्त परिणामों की प्रकृति परस्पर भिन्न भिन्न होती है। इसलिए भिन्न भिन्न होती है क्योंकि गणितीय संक्रियाओं के आधार पर और प्रत्येक मापनी के मापन की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, अपने कुछ नियम हैं, अपनी कुछ सीमाएं हैं, अपनी कुछ अच्छाइयाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्रम से अभी देखेंगे। चलिए पहला देखते हैं नामिक मापनी क्या है, नॉमिनल स्केल क्या है। नॉमिनल स्केल के बारे में लोग बात करते हैं, नॉमिनल स्केल क्या है। जैसा कि हमने पहले शुरू में बताया था कि ये सबसे निम्न स्तर का, ये सबसे कम परिमार्जित स्तर की ये मापनी है। और क्यों मापनी है सबसे निम्न स्तर की? क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई गणितीय संक्रियाएं करना संभव नहीं होता है। जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसी कोई भी गणितीय संक्रियाएं नहीं की जाती, इसलिए सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापन है। इस प्रकार का मापन किसी गुण अथवा विशेषता के नाम पर आधारित होता है, किसी गुण अथवा विशेषता के नाम पर आधारित होता है। इसमें व्यक्तियों और वस्तुओं को उसके किसी गुण के प्रकार के आधार पर कुछ वर्गों, कुछ समूहों में विभक्त कर दिया जाता है। कुछ वर्गों में उसके गुण और विशेषता के आधार पर उसको विभक्त कर दिया जाता है और इन वर्गों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर्निहित क्रम अथवा संबंध नहीं होता है। इसमें कोई ऐसा क्रम या संबंध जैसी कोई बातें नहीं होती हैं। प्रत्येक वर्ग गुण के किसी एक प्रकार को व्यक्त करता है
और गुण की विभिन्न प्रकारों को एक एक नाम चाहे दे दें, एक एक अंक दे दें, एक एक शब्द दे दें, एक संकेत दे दें, तो इस तरीके से इनको संकेत प्रदान कर दिया जाता है। समझ में आया? फिर से एक बार हम समझ लेते हैं। कोई व्यक्ति है, वस्तुओं का समूह है, उसको किसी गुण विशेषता के आधार पर कोई भी अंक, कोई भी शब्द, कोई भी संकेत, कोई भी अक्षर के माध्यम से उनको संबोधित कर दिया जाता है। इसमें कोई क्रमबद्धता जैसी कोई बातें नहीं होती, क्रम जैसी कोई बातें नहीं होती हैं। तो इस आधार पर प्रदान कर दिया जाता है, इसे ही नामित मापनी कहते हैं। कोई नाम दे दिया जाता है, कोई अंक प्रदान किया जाता है, कोई संबंध दे दिया जाता है, चिन्ह दे दिया जाता है। जैसे अगर इसका हम उदाहरण देखें तो इसका एक सरल उदाहरण ऐसे हो सकता है कि निवास के आधार पर, है ना, निवास के आधार पर बता सकते हैं कि ग्रामीण लोग हैं, शहरी लोग हैं। निवास के आधार पर बता सकते हैं, ग्रामीण में रहने वाले लोग ग्रामीण रूरल कह देंगे, ग्रामीण कह देंगे, शहर में रहने वाले लोगों को शहरी कह देंगे। तो उनको नाम दे दिया गया, किसके नाम पर? स्थान के आधार पर उसको एक नाम दे दिया गया। जो गाँव में रह रहे हैं उनकी कुछ विशेषताएं अलग हैं, कुछ उनके गुण अलग हैं। जो शहर में रह रहे हैं उनका रहन सहन, खान पान की कुछ विशेषताएं अलग हैं। तो दोनों समूहों में अलग अलग विभाजित कर देंगे और उनकी समानताएं होंगी। इस स्तर पर ग्रामीण समूह और शहरी समूह आप कह सकते हैं स्थान के आधार पर, निवास के स्थान। फिर विषयों के आधार पर अगर हम देखें तो ऐसे विषयों के आधार पर भी नाम दिए जाते हैं। जैसे स्नातक है, स्नातक कह दें। स्नातक में भी एक हो गए कला स्नातक, विज्ञान स्नातक, वाणिज्य स्नातक, इंजीनियरिंग स्नातक, मेडिकल स्नातक। तो उसमें भी क्या है, नाम उसको अलग अलग दे दिया गया। इसलिए नाम दे दिया कि उनके कुछ विशेष गुण होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसके आधार पर उनको अलग अलग समूह में नाम दे दिया जाता है। तो इस तरीके से कला, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य, विधि, इंजीनियरिंग, चिकित्सा आदि वर्गों में बांटना इस तरीके की मापने के द्वारा किया जाता है। और हम देख सकते हैं जैसे फल हैं, फल में भी हर फल की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ गुण होते हैं, है ना। तो फलों को अलग अलग नाम दे दिया जाता है। ये आम है, आम है तो आम को मतलब समझ जाओगे कि आम में विशेषताएं हैं। ये सेब है, ये अनार है, ये संतरा है, ये केला है। इस तरीके से इनको भी एक नाम दे दिया जाता है। और इसी के आधार पर सामाजिक आर्थिक स्तर पर लोगों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। सामान्य स्तर के, उच्च स्तर, सामान्य स्तर, निम्न स्तर, 3 स्तर भी हो गए, उनको भी एक नाम दे दिया जाता है। तो इस तरीके से वो भी नामित मापनी के उदाहरण है। और जैसे फर्नीचर्स हैं, फर्नीचर्स में बहुत सारे फर्नीचर्स होते हैं। कुछ कुर्सी होते हैं, मेज होते हैं और स्टूल होते हैं। ये सब चीज़ें का नाम दे दिया जाता है। ये सब ही क्या है, नामित मापने के कुछ सरल उदाहरण हैं, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी भी ऐसे कुछ विशेष नियम और गुण के आधार पर इनको नाम दे दिया गया है। ये सारे इसी को नामित मापनी कहते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ में गए होंगे। फिर दूसरा, अब हम लोग दूसरे स्तर पर चलते हैं, क्रमिक मापनी। क्रमिक मापनी क्या है? इसको इंग्लिश में ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। इसमें भी किसी प्रकार की कोई गणितीय संक्रियाएं करना संभव नहीं होता है। फिर भी यह नामित मापनी से इसका जो स्तर होता है वह थोड़ा ऊपर होता है, थोड़ा अच्छा होता है, और इसलिए इसको दूसरे स्थान पर रखा गया। तो क्रमिक मापनी, यह मापनी को गुणों की मात्रा के आकार पर आधारित होती है। किसकी? गुणों की मात्रा। उसमें क्या था, उसमें गुण अथवा विशेषता के नाम पर आधारित था। यहाँ पे गुणों की मात्रा है। एक चीज़ और आ गई, गुणों की मात्रा के आधार पर। यानी इसमें क्या था कि इसमें नाम दे दिया जाता था, लेकिन नाम का कोई क्रम नहीं होता था, नाम का कोई सिस्टमेटिक ऐसा क्रम नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे उनका क्रम भी होगा। ये क्या होगा, उनका क्रम भी होगा। क्रम इसलिए होगा क्योंकि उनको उनकी गुण की मात्रा देखी जाएगी। यहाँ पे जहाँ पे गुण की मात्रा आ जाएगी, है ना, कि ये सबसे अच्छा है, फिर ये थोड़ा सा से कम अच्छा है, फिर ये थोड़ा सा कम अच्छा है, तो जहाँ मात्रा की चीज़ें आ गई तो वहाँ उसको क्रम में रखा जा सकता है। तो इसलिए इसको क्रमिक मापनी कहते हैं। सारी चीज़ें वही है, बस इसमें एक नया चीज़ क्या हो गया है, जिसमें चीज़ों को हम सुव्यवस्थित रख सकते हैं, क्रम दे सकते हैं, क्रम निर्धारित कर सकते हैं। इसलिए इसको ऑर्डिनल या क्रमिक मापनी कहा जाता है। तो इस तरीके से क्रमिक मापनी गुणों की मात्रा के आधार पर क्या होता है, गुण की मात्रा होती है।
एक चीज़ ध्यान रखना है, गुणों की मात्रा के आकार पर आधारित होती है और यह नामित मापनी से कुछ अधिक अच्छी होती है, कुछ अधिक परिमार्जित होती है। इस प्रकार के मापन में व्यक्तियों या वस्तुओं को उनके किसी गुण की मात्रा के आधार पर, उसमें क्या था, सिर्फ गुण की विशेषता, गुण और विशेषता था, ध्यान रखना। इसमें क्या है, उस गुण या विशेषता की मात्रा के आधार पर, इसकी मात्रा के आधार पर ऐसे वर्गों में, कुछ ऐसे वर्गों में व्यक्त कर दिया जाता है जिनमें एक स्पष्ट अंतर्निहित क्रम होता है, एक उसमें क्रम होता है, क्रमबद्धता होती है, इसीलिए इसको क्रमिक मापनी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है, चारों में कुछ ना कुछ चीज़ें भिन्न हैं। क्या चीज़ें भिन्न है वो आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज़ में क्या है, किसी भी समूह या व्यक्तियों को उसके किसी विशेष गुण और विशेषता के आधार पर उसको नाम दे दिया जाता है, जबकि इसमें कोई क्रमबद्ध सिस्टम ऐसा नहीं होता कि क्रमबद्ध रूप से नाम दे दिया जाए। लेकिन यहाँ पे गुण और विशेषता की मात्रा के आधार, उसकी मात्रा के आधार पर उसको नाम, अंक, शब्द प्रदान किए जाते हैं और इसलिए वह उससे थोड़ा सा अच्छा होता है। और इसमें एक अंतर्निहित क्रम निहित होता है, एक स्पष्ट अंतर्निहित क्रम होता है। अगर इसका हमें उदाहरण देखें तो जैसे अगर देखें तो छात्रों की योग्यता के आधार पर उनको हम 3 आधारों को बांट सकते हैं। छात्रों की योग्यता के आधार पर उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। जो सबसे अच्छे हैं उनको श्रेष्ठ बालक, जो सबसे अच्छे हैं उनको श्रेष्ठ कहेंगे, जो उससे थोड़ा सा कमज़ोर है उनको औसत कहेंगे, जो उनसे भी थोड़ा सा कमज़ोर है उसको क्या कहेंगे, निम्न कहेंगे। ठीक, तो इस तरीके से किसी भी छात्रों की योग्यता के आधार पर उनकी हम छात्रों को 3 वर्गों में बांट सकते हैं, श्रेष्ठ, औसत और कमज़ोर। वर्ग में बांटना क्रमिक मापनी का एक उदाहरण, इस तरीके का एक क्रमिक मापनी का यह है क्या है, उदाहरण है। तो इस तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रत्येक क्रमिक मापनी का जो स्तर होता है वह के विभिन्न वर्गों में गुण या विशेषता की उपस्थित की उसमें मात्रा होती है। गुण विशेषता क्या होती है, इसमें मात्रा उपस्थित होती है और एक दूसरे से भिन्न होती है। क्या होते हैं, एक दूसरे से वह भिन्न भी होते हैं, एक दूसरे से अलग भी होते हैं। तो इन वर्गों को इस आधार पर घटते अथवा बढ़ते क्रम में, चाहे घटते क्रम में आप कहें चाहे बढ़ते क्रम में, इस घटते और बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। घटते और बढ़ते क्रम में क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह क्रमिक मापनी के उदाहरण, सरल उदाहरण आपके समझ में आया होगा। यहाँ पे बस अंतर क्या है, इसमें गुण और विशेषता के आधार पर नाम दिया जाता है, तो यहाँ गुण और विशेषता की मात्रा के आधार पर, इसमें मात्रा शब्द जोड़ देना है और इसको 2 क्रम में, चाहे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में इसको रखा जा सकता है, क्रम इसको दिया जा सकता है, इसलिए इसको क्रमिक मापनी कहा जाता है। आइए अब तीसरे स्तर पर हम लोग चलते हैं, अंतरित मापनी। अंतरित मापनी क्या है, इसको इंटरवल स्केल भी कहते हैं, इंटरवल स्केल भी कहते हैं। अंतरित मापनी क्या है, अंतरित मापनी में यह नामित और क्रमिक यानी ऊपर दोनों जो है, इन दोनों से ये थोड़ा सा अच्छी होती है, इन दोनों से ये अच्छी इसलिए होती है क्योंकि इसमें जोड़ और घटाव 2 गणितीय संख्याएं की जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा इन दोनों से अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। इसे क्या कहते हैं हम, अंतरित मापनी या इंटरवल स्केल इंग्लिश में इसको कह सकते हैं। यह ऊपर की दोनों मापनी से अधिक परिमार्जित होती है, अधिक अच्छी होती है। अंतरित मापनी गुण की मात्रा अथवा परिणाम पर आधारित होती है। गुण की मात्रा अथवा उसका जो परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, उस पर आधारित होती है। और इस प्रकार की मापनी में व्यक्तियों में विद्यमान जो व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, उसमें जो विद्यमान गुण की मात्रा को, जो गुण की मात्रा होती है उसको इस प्रकार से इकाइयों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, इकाइयों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और इस तरीके से व्यक्त किया जाता है कि इन्हीं 2 लगातार इकाइयों में अंतर समान रहता है। इस तरीके से विभाजित किया जाता है कि किन्हीं 2 लगातार इकाइयों में अंतर जो होगा क्या होगा, बिल्कुल समान होगा। इसके पहले आप देखेंगे हमने जो अभी क्रमिक मापनी की बात कही थी, वहाँ पे
अंतर समान नहीं है, वहाँ पे अंतर समान नहीं है, लेकिन यहाँ पे अंतर समान होगा। जो भी क्रमिक दो इकाइयाँ होंगी तो उनमें अंतर समान होगा, सारी इकाइयों में इसी तरीके से अंतर समान होगा। जैसे मान देखें 36 और 37, तो 36 और 37 में जो अंतर है वही 98 और 99 में वही अंतर है, एक का अंतर है। तो इस तरीके से मतलब समझ रहे मेरी, अंतर समान होता है। इस तरीके से इकाइयों को एक क्रम निर्धारित किया जाता है, इसमें अंतर क्या होगा, समान होगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अंतरिक मापनी, या इसको इंग्लिश में इंटरवल स्केल बोलते हैं। अब इसका हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि छात्रों को उनकी गणित की योग्यता के आधार पर अंक प्रदान करना है। छात्रों को उनकी जो गणित की योग्यताएं हैं उसके आधार पर अंक प्रदान करना है। तो अंतरिक मापनी का एक उदाहरण है ना, गणित में एक प्राप्तांक है, उसमें एक अंक प्रदान करना है। तो इस तरीके से ये अंतरिक मापनी के एक उदाहरण है। और एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि उन्हें बताया कि 35 और 36 में जो अंतर है वही 98 और 99 में भी अंतर है, ये 49 और 50 में भी अंतर है, एक का अंतर है। इस तरीके से क्रम में हम विभाजित कर रहे हैं। तो अंकों के बीच इस तरीके से 35 और 36 के बीच में भी ठीक वही अंतर है जो 48 और 49 अंकों के बीच में अंतर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें अंतर क्या होता है, सदैव समान होता है। जो एक क्रमिक इकाइयों के रूप में उसको निर्धारित किया जाता है, उसमें अंतर क्या होता है, समान होता है। अधिकांशतः इसका प्रयोग शैक्षिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक चरों के मापन में ही अंतरिक मापनी का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। जो भी शैक्षिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चर होते हैं उन चरों का मापन प्रायः अंतरिक मापनी के ही द्वारा किया जाता है। और इसमें जोड़ और घटाव की गणितीय संक्रियाएं की जाती हैं। मैंने शुरू में ही बताया कि इसमें जोड़ और घटाव की गणितीय संक्रियाएं संपन्न की जाती हैं। और इस स्तर की मापनी में परम शून्य या वास्तविक शून्य वाला कोई बिंदु नहीं होता है, परम शून्य जैसा कोई बिंदु नहीं होता है। जैसे अगर हम देखें गणित की कोई परीक्षा हुई और गणित की परीक्षा में प्रश्न आए और बच्चे ने हल जरूर किया, लेकिन हो सकता है वो कम नंबर पाया, तो कम नंबर पाया तो इसका मतलब नहीं कि उसका जो गणित में ज्ञान हो बिल्कुल शून्य है। गणित में ज्ञान क्या है उसका बिल्कुल जीरो है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। बल्कि ये कारण हो सकता है कि जो भी गणित के प्रश्न आए हों बहुत कठिन हो, बहुत टफ हो, कठिन होने के कारण वह उन प्रश्नों को हल नहीं कर पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल उसकी गणितीय योग्यता क्या है, शून्य, जीरो है। अगर गणित में कुछ उसको आसान प्रश्न, सरल प्रश्न दिए जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको हल करने में सक्षम होगा, हल कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसमें परम शून्य जैसी कोई चीज़ें इसमें नहीं होती, परम शून्य जैसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं और वास्तविक शून्य नहीं होता है। इस शून्य का अभिप्राय केवल हम ऐसे समझ सकते हैं कि वह छात्र युक्त किए गए गणित परीक्षण के प्रश्नों को सही हल करने में पूर्णतः असफल रहा, परंतु अगर वह गणित के कुछ अन्य सरल प्रश्नों को उसके समक्ष दिया जाए तो उसको वह हल कर सकता है। तो इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं कैसे अंतरिक मापनी में कोई परम शून्य जैसी बातें नहीं होती, लेकिन इसमें जो इकाइयों को वर्गों में रखा जाता है उनमें क्रमिक अंतर होता है, एक समान अंतर होता है, इसलिए इसको अंतरिक मापनी कहते हैं। इस प्रकार की मापनी नामित और क्रमिक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसमें जोड़ और घटाव नामक गणितीय संक्रियाएं करना इसमें संभव है। आइए हम लोग चलते हैं लास्ट, अनुपातिक मापनी, रेशियो स्केल। अनुपातिक मापनी क्या है, ऊपर के जो तीनों मापनी हैं इन तीनों मापनी से सबसे श्रेष्ठ अनुपातिक मापनी होती है। इसलिए श्रेष्ठ होती है, इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग सारी गणितीय संक्रियाएं होती हैं और जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं बिल्कुल उसमें कोई बट नहीं होता है। अगर 100 लिखा है 100 का मतलब 100 है, 99 नहीं है, 101 नहीं है। तो यह मापनी सर्वाधिक परिमार्जित स्तर की मापनी है। इसमें अंतरित मापनी के सभी गुण विद्यमान होते हैं, अंतरित मापनी के सारे गुण इसमें भी विद्यमान होते हैं। अंतर क्या होता है,
इसमें अंतर यह होता है, इसमें परम शून्य की संकल्पना निहित होती है। यहाँ पे हमने बताया था कि परम शून्य जैसी संकल्पनाएं नहीं होती, यहाँ शून्य जैसी चीजें कोई नहीं होती। क्यों नहीं होती, हमने कारण बताया गणित के उदाहरण से। जबकि इसकी सारी विशेषताएं यहाँ नहीं होती हैं, वहाँ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, यहाँ पे जो कुछ अलग चीजें हैं वे नहीं कि यहाँ पे परम शून्य जैसी बातें यहाँ पे निहित होती हैं। परम शून्य जैसी बातें यहाँ पे निहित होती हैं। साथ में यहाँ पे जोड़ घटाव के साथ गुणा और भाग की गणितीय संख्याएं भी समाहित होती हैं, अंतरित होती हैं। इसलिए ये सबसे उच्च स्तर की मापनी कही जाती है। परम शून्य वह स्थिति है। परम शून्य क्या है, आप इसके बारे में समझ लीजिए। परम शून्य वह स्थिति है जिस पर कोई गुण पूर्ण रूपेण अस्तित्व विहीन हो जाता है। परम शून्य वह स्थिति है जिस पर कोई भी गुण, कोई विशेषता का अस्तित्व बिल्कुल शून्य हो जाता है, बिल्कुल नथिंग हो जाता है। समझ में आया परम शून्य का मतलब? इसका अस्तित्व ही नहीं, बिल्कुल वह जीरो है, शून्य। जैसे कहाँ पे होता है इसका प्रयोग? जैसे लंबाई है ना, लंबाई है, भार है। भार जिसका भार ही नहीं तो 0 किलोग्राम हो गया, है ना। ऐसे लंबाई भी है, कुछ नहीं है तो वहाँ पे 0 हो गया, 0 सेंटीमीटर। दूरी है वो भी 0 हो सकती है। तो इस तरीके से लंबाई, भार, दूरी का मापन आनुपातिक मापन है। इनका मापन जब करते हैं तो आनुपातिक मापनी का प्रयोग किया जाता है। और क्योंकि लंबाई, भार या दूरी को पूर्ण रूपेण अस्तित्वहीन होने की संकल्पना की जा सकती है, पूर्ण रूप से अस्तित्वहीन होने की संकल्पना की जा सकती है। अस्तित्वहीन होने की संकल्पना की जा सकती है, इसलिए यहाँ पे परम शून्य जैसी चीजें होती हैं। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इस पर प्राप्त मापों, इस पर जो प्राप्त माप होगी उस प्राप्त मापों का आनुपातिक तुलनीयता, उसकी आनुपातिक तुलनीयता भी की जाती है। इसीलिए इसे आनुपातिक मापनी कहते हैं। आनुपातिक मापनी से प्राप्त परिणामों के साथ इससे जो प्राप्त होते हैं, परिणाम प्राप्त होते हैं, उन परिणामों के साथ जोड़, घटाव, गुणा व भाग की ये गणितीय संक्रियाएं की जाती हैं। ये चारों गणितीय संक्रियाएं यहाँ पे की जाती हैं। इसलिए सबसे क्या है, परिमार्जित स्तर का होता है, सबसे उच्च मापनी ये कही जाती है। जहाँ पे लंबाई का मापन करना होता है, भार का मापन करना होता है, दूरी का मापन करना होता है, वहाँ पे आनुपातिक मापनी का प्रयोग किया जाता है। गणित में, विज्ञान में इस मापनी का प्रयोग होता से किया जाता है। ये सबसे परिमार्जित अच्छी मापनी कही जाती है। इसलिए यहाँ पे परम शून्य बिंदु भी निहित होता है। इस तरीके से आज हमने देखा कि स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स क्या है, मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट किसे कहते हैं, विशेषताएं इसकी क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, और मापन के स्तर कौन कौन से हैं, इसके साथ मेजरमेंट कौन कौन से हैं। हमने देखा कि ये 4 स्टेज के डिमेंशन ने इसके 4 स्तर बताए हैं, इसके 4 मापनी बताए हैं, जिसमें पहला है नामित मापनी, दूसरा है क्रमिक मापनी, तीसरा है अंतरित मापनी और चौथा है आनुपातिक मापनी। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। नॉमिनल स्केल में हमने बताया कि नॉमिनल स्केल में क्या किया जाता है। नॉमिनल स्केल में किसी भी समूह होता है, तो वस्तुओं का समूह, व्यक्तियों का समूह, उसको किसी गुण या विशेषता के आधार पर, गुण या विशेषता के आधार पर नाम दे दिया जाता है, और नाम दे देना ही उसको नाम मापने के द्वारा होता है। जैसे निवास के स्थान पर ग्रामीण और शहरी नाम दे दिया जाता है, या विषय के आधार पर स्नातक को कई वर्गों में कला स्नातक, विज्ञान स्नातक, इंजीनियरिंग स्नातक, मेडिकल स्नातक, कृषि स्नातक, वाणिज्य स्नातक, ये सारे नाम दे दिए जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें सबसे निम्न स्तर की मापनी है, कोई भी गणितीय संख्याएं यहाँ पे नहीं की जा सकती हैं। इससे थोड़ा सा अच्छा दूसरा है क्रमिक मापनी। क्रमिक मापनी में
सेम चीज़ें हैं, उससे थोड़ा अच्छा इसलिए होता है क्योंकि इसमें किसी चीज़ को एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, एक क्रम दे दिया जाता है और इसलिए इसको क्रमिक मापनी कहते हैं। इसमें भी किसी प्रकार की कोई जोड़ घटाव जैसे गुणा भाग जैसे गणितीय संक्रियाएं लगभग नहीं होती हैं, लेकिन क्या होता है कि इसमें वस्तुओं के एक क्रम में रखा जाता है। जैसे योग्यता के आधार पर अधिक श्रेष्ठ, औसत और सामान्य वाला, निम्न वाला, इस तरह से दे सकते हैं। अंतरित मापनी, विपरीत मापनी वह मापनी है जो इन दोनों से अधिक श्रेष्ठ होती है। यहाँ पे जोड़ घटाव की गणितीय संक्रियाएं की जाती हैं, लेकिन कोई परम शून्य बिंदु जैसी कोई बातें नहीं होती हैं। शिक्षा, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान की चरों का मापन लगभग अंतरित मापनी के द्वारा ही किया जाता है। इसमें कई चीज़ें क्या है, यहाँ पे गुण होता है, यहाँ पे गुण की मात्रा होती है। यहाँ पे क्या होता है, गुण की मात्रा का एक क्रम होता है। गुण की मात्रा क्या होता है, क्रम होता है और उस क्रम में भी एक निश्चित अंतर होता है। उस क्रम में भी क्या होता है, निश्चित अंतर होता है। जैसे हमने बताया कि अंकों में मुझे 36, 37 में जो अंतर है 48 और 49 में अंतर वही है। तो इस तरीके से अंतरित मापनी में अंतर क्या होता है, समान होता है। वैसे ही जहाँ उदाहरण लेंगे तो सब अंतरित मापनी का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। फिर अगला है अनुपातिक मापनी। अनुपातिक मापनी में ये चारों मापनी से यह मापनी सबसे अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है, सबसे अधिक उच्च मानी जाती है। इसलिए उच्च मानी जाती है क्योंकि इसमें चारों गणितीय संक्रियाएं की जाती हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना की सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं। प्लस इसमें परम शून्य जैसी बिंदु भी होती है, वास्तविक शून्य जैसी बातें भी होती हैं, जैसे लंबाई हो गई, दूरी हो गई, भार हो गई। इनकी संकल्पना बिल्कुल अस्तित्वहीन में की जा सकती है, जीरो में की जा सकती है। इसलिए यहाँ पे परम शून्य से बातें भी होती हैं और यह सबसे उच्च स्तर की मापनी होती है, जहाँ पे लंबाई मापना होता है, भार मापना होता है, दूरी मापना होता है। वहाँ पे अनुपातिक मापनी का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे रेशियो स्केल्स का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आज हमने लेवल्स ऑफ मेजरमेंट्स या स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में बात की, क्या क्या होते हैं। तो ये चारों को आपके सामने हमने रखा। आशा करते हैं कि सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। जो भी चीज़ें आपको स्पष्ट नहीं हुई होंगी, समझ नहीं आएंगी, हमने उसको लिखित में नोट्स में भी भेज दिया है, वहाँ आप देख सकते हैं, इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। PDF फाइल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो उसको आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जब भी हम लोग लाइव होंगे तो वहाँ पे भी आप हमसे वार्तालाप के माध्यम से इन सारी चीज़ों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और स्पष्ट कर सकते हैं। तो आज हम अपनी बात को यहीं तक रखते हैं। अगला जो बिंदु होगा इसके आगे हम आगे नेक्स्ट क्लास में उसकी चर्चा करेंगे। तब तक हम आप लोगों से विदा चाहते हैं। आप लोगों ने इतने समय तक देखा, सुना, समझा, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर एक बार फीडबैक दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। चलिए ठीक है, इन्हीं सारे शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं